So students, better today we will start the next chapter, and that is biodiversity and conservation. Okay, this is biodiversity and conservation. Very important chapter बेटा, बहुत important chapter है and very simple chapter. बहुत ही simple chapter है, बहुत ही important है. क्वेश्चन श्योर एंड सर्टेन आते हैं, तो अच्छे से आप लोग इनको देख लीजिए. ओके, सो बहुत ज़्यादा नहीं है बेटा इसमें, शॉर्ट में मैंने आप लोगों को, बिकॉज इसमें फैक्ट्स हैं, काफ़ी फैक्ट्स हैं जो आपको पता होना चाहिए. कोई भी क्वेश्चन आता है, इट विल पुट अ वेरी नाइस इंप्रेशन इफ़ यू विल राइट ऑन द फैक्ट्स टू. ओके, अगर उसमें डाटा भी डाल देंगे कि इतना ये, तो उससे एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है क्वेश्चन आंसर. अदरवाइज एक लैंग्वेज तो बनती है बेटा, बट साइंस में फैक्ट्स की भी बहुत ज़रूरत होती है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट बेटा. बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन. व्हाट डू यू मीन बाय बायोडाइवर्सिटी? सबसे पहले तो आप ये समझिए बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है. बायो का मतलब क्या है? लिविंग फॉर्म्स की डाइवर्सिटी क्या हो गई? विभिन्नता. ठीक है ना, अलग अलग लाइफ फॉर्म्स अगर हम अपने नेचर में देखें, अपने आसपास देखें, तो बेटा हम ये मानते हैं कि हम लोग इस अर्थ में सब डोमिनेंट हैं. बट बेटा माना कि डोमिनेंट हैं, बट हम इस अर्थ को बहुत सारे अदर स्पीशीज़ के साथ शेयर करते हैं. ये हम सबको समझना चाहिए. ओके, सो ये अर्थ एक अकेली हमारी नहीं है बेटा, हमारे साथ बहुत सारे और भी स्पीशीज़ हैं जो यहाँ पे सस्टेन करते हैं. हमें उनको अपने साथ लेकर के चलना चाहिए. ओके, सो चलिए, तो बायोडाइवर्सिटी वही होगी, लिविंग फॉर्म्स की अलग अलग लिविंग फॉर्म्स जब एक ही जगह पे रहते हैं तो वो क्या बनाते हैं, उस पर्टिकुलर एरिया का बायोडाइवर्सिटी को कंस्टिट्यूट करते हैं, यानी कि बायोडाइवर्सिटी बनाते हैं. ठीक है, बायोडाइवर्सिटी कहलाई जाती है किसी पर्टिकुलर एरिया पे अलग अलग लाइफ फॉर्म्स जब पाई जाती है तो उसको उस जगह की बायोडाइवर्सिटी कहते हैं. अब वो बहुत ज़रूरी है, उसका कंजर्वेशन भी बहुत ज़रूरी है. कंजर्वेशन यानी कि बचाव, संरक्षण क्यों ज़रूरी है बेटा? हम क्या अकेले जी लेंगे? क्या नहीं जी पाएंगे. हमें प्लांट्स भी चाहिए, हमें और स्पीशीज भी चाहिए, डिकम्पोजर्स भी चाहिए, कोई चीज़. अदरवाइज नेचर देखो ना, स्कैवेंजर्स जिनको नेचुरल डिकम्पोजर्स कहा जाता है, ठीक है, बैक्टीरियाज एंड ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनकी मैं बात कर रही हूँ, वो कितना इंपॉर्टेंट है. कोई भी जंगल में कहीं जाइए, फॉरेस्ट में जाइए, किसी की नेचुरल डेथ हो गई किसी एनिमल की, तो कुछ समय के बाद हमें जो है वहाँ पे उसकी बॉडी नहीं दिखती. ठीक है ना, ह्यूमंस के साथ की कंडीशन अलग है, पर एनिमल्स का तो कुछ ऐसा क्रिमिनेशन नहीं होता ना, उनकी तो अपने आप ही स्वतः ही हो जाती है ना. उनको कुछ आके खा जाएंगे, गिद्दे चील आके खा जाएंगे, और कुछ को जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनको सारा यूज अप कर लेंगे, तो फाइनली कुछ समय के बाद वो अपने आप ही साफ हो जाता है ना एरिया. तो उसके लिए हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी तो चाहिए, हमें बर्ड्स भी चाहिए. ठीक है ना, हमें सब चाहिए. फूड चेन में देखा है हम लोगों ने, एक की डिपेंडेंसी दूसरे के ऊपर, दूसरे की तीसरे के ऊपर, तीसरे की नेक्स्ट के ऊपर. 4 लेवल्स होते हैं टोटल, होते हैं. ठीक है, वो चैप्टर अभी आपका नहीं आ रहा है, बट आपको ने पढ़ा है, आगे पीछे पढ़ा है. तो हम अकेले इस लाइफ में, इस अर्थ में सस्टेन नहीं कर सकते. तो देखिए, अब मैं डाटा आपको बताने जा रही हूँ. टोटल अगर मैं बात करती हूँ बायोडाइवर्सिटी की, तो 20,000 एंड्स की स्पीशीज हैं. 20,000, ठीक है. 30,000 आपकी बीटल्स की स्टडी, आपकी स्पीशीज है. 30,000 बीटल्स की, ठीक है, इंसेक्ट्स हैं. 28,000 फिशेस हैं. ठीक, और 20,000 आपके ऑर्किड्स हैं. ओके, और तो बायोडाइवर्सिटी का जो है, आपको ये जो टर्म है, ये एक सोशियो बायोलॉजिस्ट थे, समाज से जुड़े हुए. ठीक है ना, सोशियो वर्ड सोसाइटी के लिए आता है. तो सोशियो बायोलॉजिस्ट जिनका नाम है एडवर्ड विल्सन. क्या है इनका नाम? एडवर्ड विल्सन. इनके द्वारा दिया गया है. ठीक है ना, इन्होंने बोला. तो अगर इन्होंने फिर बायोडाइवर्सिटी की बात बताई कि भैया देखिए, हमारे पास क्या एक ही मीडियम साइज के थोड़े होते हैं, छोटे छोटे थोड़े होते हैं, बड़े भी होते हैं. अब बड़े में उन्होंने हमें नाम दिया, ये राउडोल्फिया वोमिटोरिया का. इनके बारे में क्या कहा जाता है इस प्लांट के बारे में, कि ये जो है सबसे, ये हिमालयन रीजन पे पाया जाता है, सबसे बड़ा है और टॉलेस्ट माना जाता है. ठीक है, सबसे बड़ा लंबा टॉलेस्ट है, और इससे रिसर्पाइन निकाली जाती है. तो ये पता होना चाहिए. ठीक है, उसके अलावा उन्होंने बताया कि अगर हम बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं तो 50,000 अलग अलग स्ट्रेन है राइस की. एक अकेले राइस की हम कुछ ही जानते हैं, उसी उसकी अगर हम राइस की बात करते हैं तो 50,000 अलग अलग स्ट्रेन है राइस की. 1,000 वेराइटी तो सिर्फ और सिर्फ बेटा आपको मैंगो की नजर आ जाती, हम जबकि कुछ ही मैंगोज के बारे में जानते हैं. ठीक है, वहीं पे उन्होंने ये बताया
कि हमारे, अगर मैं इंडिया की बात करूं तो हमारे देखिए नीचे साउथ एरिया में जाए तो हमारे दो हैं, एक आता है हमारा इस साइड का एरिया हमारा ईस्ट कहलाता है, इस साइड का एरिया वेस्ट घाट के। तो ये वेस्ट का जो एरिया है यहाँ पे हमारा वेस्टर्न घाट है, क्या है वेस्टर्न घाट। इस एरिया को सबसे ज्यादा यहाँ पे ही डाइवर्सिटी पाई जाती है, ये हमें रिकॉर्ड्स में पता चलता है। यहाँ पे वेस्टर्न घाट में सबसे ज्यादा एम्फीबियंस की स्पीशीज है कहते हैं, ठीक है ना। ईस्टर्न घाट के कंपैरेटिव यहाँ पे ज्यादा एम्फीबियंस की स्पीशीज है। ओके, सो ये भी एक चीज हमें फैक्ट्स पता चलती है। अब इसी में अगर मैं एक हमारी जो मानी जानी संस्था है जिसको हम IUCN कहते हैं, क्या कहते हैं IUCN। IUCN का फुल फॉर्म क्या होता है, IUCN 2004 की रिपोर्ट के हिसाब से IUCN का फुल फॉर्म क्या है, पूछा जाता है बहुत बार, इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर। क्या है, इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ओके, ये आपको पता होना चाहिए बेटा। IUCN 2004 के हिसाब से प्लांट एंड एनिमल की जो स्पीशीज है दैट इज मोर देन 1.5 मिलियन से ज्यादा है। प्लांट्स और एनिमल्स की मिल करके दोनों की जो वेराइटीज है स्पीशीज है वो मोर देन इट इज 1.5 मिलियन से ज्यादा है, ऐसा बताया गया है, ठीक है। और उसमें कुछ का तो कहना है कि 20 to 50,000 मिलियन स्पीशीज हैं, तो ये अलग अलग मत हैं बहुतों के। इसी में रॉबर्ट मे है बेटा, एक इनका मायने रखता है, ठीक है ना, इनकी काफी चीजों को ऑथेंटिक माना गया है। तो रॉबर्ट मे का कहना है कि ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी, पूरे ग्लोब की अगर हम बात करें, पूरे विश्व की बात करें तो यहाँ कुछ भी नहीं, जो स्पीशीज डाइवर्सिटी है वो कुछ भी नहीं तो 7 मिलियन के करीब है। कितनी है, 7 मिलियन, ये डाटा इन्होंने दिया है। तो इसी में और नेक्स्ट बायोडाइवर्सिटी, और अगर इसमें आगे बढ़ते हैं तो इन्वर्टिब्रेट्स जो होते हैं सबसे ज्यादा, इन्वर्टिब्रेट्स का सबसे ज्यादा, अगर मैं इन्वर्टिब्रेट्स की बात करती हूँ तो इंसेक्ट्स की वैरायटी पाई जाती है, किसकी, इंसेक्ट्स की। इंसेक्ट से कम क्या है, एनिमल्स। एनिमल्स से कम क्या है, मॉलस्क। मॉलस्क से कम क्या है, क्रस्टेशियंस, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए, ये लो टू हाई के लेवल में मैंने लिखा है, सबसे कम है क्रस्टेशियंस, उससे ज्यादा है मॉलस्क, उससे ज्यादा है एनिमल्स। जो हाईएस्ट आपकी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है वो है आपके इंसेक्ट्स में। ये इनवर्टिब्रेट की बात कर रही हूँ, ठीक है, आपका पाई चार्ट बना है, देख लीजिएगा बुक पे। वहीं पे अगर मैं वर्टिब्रेट की बात करती हूँ तो इसमें क्या है, आपके सबसे ज्यादा है फिशेस, क्या है, फिशेस, ठीक है ना। हमारा ओशन एरिया ज्यादा है, ठीक है ना, हमारे पास सी एरिया ज्यादा है, वाटर एरिया ज्यादा है, वाटर बॉडीज, तो फिशेस सबसे ज्यादा है, बर्ड्स उससे कम रेप्टाइल्स, एंड मैमल और एम्फीबियन मिला के सबसे नीचे के लेवल पे माने जाते हैं। तो अगर मैं लो टू हाई जाती हूँ, नीचे से ऊपर की ओर को बात करूँ तो सबसे कम है मैमल और एम्फीबियन, उससे ज्यादा रेप्टाइल्स है बेटा, उससे ज्यादा बर्ड्स है, और सबसे ज्यादा तो फिशेस है। देखो इतना ज्यादा होने के बावजूद भी डोमिनेंट हम अपने आप को समझते हैं। द रीजन इज हमारा साइज एंड ऑल, हर चीज, ठीक है ना, और एक डोमिनेंट नेचर हर जगह। तो अब ये तो मैंने इन्वर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट्स का बताया, ठीक है। आप लोग मेरी बात को अच्छी तरह से सुनिएगा, ये डाटा मैंने पूरा कंसाइज करके आपकी CBSE का आपको एक साथ में बता दे रही हूँ, ताकि कोई भी अगर इससे क्वेश्चन आता है, बायोडाइवर्सिटी में कभी कभी एक जनरल क्वेश्चन आ जाता है तो वहां पे आप ये सब चीजें लिख सकते हैं डाटा को, ठीक है ना, सुनते समय ही नोट कर लीजिएगा बेटा। तो और उसी के अलावा क्या आपका, अगर मैं प्लांट्स की बात करती हूँ, प्लांट्स में सबसे ज्यादा जो है वो है एंजियोस्पर्म्स, ठीक है ना। एंजियोस्पर्म्स को क्या कहते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स भी कहते हैं, जिनमें फूल आता है, ठीक है ना, फूल आएगा, फ्रूट बनेगा, सीड होगा, सब कुछ। तो एंजियो से कम क्या है, फंजाई है, उससे कम क्या है, एल्गी है, उससे कम क्या है, मॉस है, उससे कम क्या है, फर्न्स है, और सबसे कम के लेवल में आती है आपकी लाइकेन्स, ठीक है। तो लाइकेन सबसे कम, फर्न्स उससे ज्यादा, मॉस ज्यादा, एल्गी ज्यादा, फंजाई ज्यादा, एंजियो ज्यादा। ये मैंने नीचे से ऊपर को बढ़ते हुए लेवल उस पे सीरीज पे आपको बता दिया है, ठीक है। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया इज बेटा वन अमंग 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज, 12, ठीक है ना, 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज है। कंट्रीज को भी वो कर दिया कि जहां सबसे ज्यादा डाइवर्सिटीज पाई जाती हैं, ऐसी 12 कंट्रीज हैं, ठीक है, उनमें से इंडिया भी एक है। तो ये एक अच्छी बात है, हमें अपनी बायोडाइवर्सिटी को बनाए रखने की कोशिश करनी चाहिए। और इसमें 45,000 हमारे पास स्पीशीज हैं प्लांट्स की, और इसी की जस्ट डबल 90,000 करीब मान लो आप एनिमल्स की, ठीक है। और यही जो रॉबर्ट मे मैंने बताया है ना, इनकी बात कर रही हूँ, इन्होंने बोला कि अभी तक तो सिर्फ और सिर्फ 22% ही टोटल स्पीशीज का रिकॉर्ड किया गया है। अभी तो बहुत बचा है, इन्होंने 22% ही रिकॉर्ड हुआ है। अभी तो कुछ भी नहीं, तो 1 लाख प्लांट स्पीशीज, 3 लाख एनिमल स्पीशीज तो अभी भी डिस्कवर करनी बची है, और ये इंडिया की बात कर रहे हैं, ठीक है। इंडिया में तो अभी इतनी बची हैं, अननोन है, अभी कहीं छुपी हुई हैं, अभी तो हमने उनको खोजा ही नहीं है, अभी तो इतना और ढूंढेंगे तो और निकलेंगी,
ठीक। अब इसमें जो हम बात करते हैं ट्रॉपिकल एरिया की। ट्रॉपिकल एरिया इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैंने क्या बताया आपको, अगर हम अपने ग्लोब की बात करते हैं, ठीक है, तो ये हमारे बीच की इक्वेटर आती है। इक्वेटर के आसपास का जो एरिया है ये हमारा ट्रॉपिकल एरिया है। क्या है हमारा? ट्रॉपिकल एरिया। उससे ऊपर का हमारा टेम्परेट एरिया कहला जाता है, उसके ऊपर हमारी पोलर, ठीक है ना, पोलर एरियाज कहलाते हैं। ठीक है, जहाँ पे बर्फ हमेशा 6 महीने सूरज, 6 महीने अंधेरा, 6 महीने सूरज का दिखने वाला है, तो ये पोलर एरियाज हो गए। तो ये जो बीच वाला एरिया है ना, ये क्योंकि इक्वेटर पे हमें पता है सबसे ज्यादा सनलाइट, सबसे ज्यादा अगर सनलाइट कहीं पे फॉल करती है वो है हमारा इक्वेटर वाला जोन। ठीक है, तो इतना पूरा एरिया ये इक्वेटर के थोड़ा सा इधर का, थोड़ा सा इधर का, ये कौन सा एरिया हमारा? ट्रॉपिकल एरिया। कौन सा एरिया है बेटा? ट्रॉपिकल एरिया है। ठीक है ना। अगर मैं बात करती हूँ सिर्फ और सिर्फ इतना एरिया, ठीक है, ये हमारी बीच की इक्वेटर हो गई। ओके, दिस इज द इक्वेटर, ये बीच की हमारी इक्वेटर हो गई है, और इसके थोड़ा सा ऊपर और इसके इस साउथ नॉर्थ की साइड को और थोड़ा सा साउथ की साइड को, तो जो एरिया है ये है ट्रॉपिकल एरिया। क्या है? ट्रॉपिकल एरिया, क्योंकि यहाँ पे सूरज की रोशनी बहुत सीधी पड़ती है और सबसे ज्यादा इसी एरिया पे पड़ती है, तो इसीलिए यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। तो जो भी कंट्रीज इस एरिया पे फॉल करेंगे, हमारा इंडिया इस एरिया पे ही फॉल करता है, इक्वेटर के एरिया पे फॉल करता है, ऊपर नीचे। ठीक है ना, तो यहाँ पे इसीलिए हमारे यहाँ बहुत अच्छी बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। ठीक है, तो ट्रॉपिकल एरियाज में जो भी आपकी कंट्रीज हैं वो ज्यादा फ्लरिश है, वो ज्यादा अच्छी वहां पे आपकी बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है। तो कोलंबिया, ये अब दोबारा से इस चीज को एक बार दोबारा देखते हैं, ये है इक्वेटर, तो इक्वेटर के ही नजदीक आपका क्या पड़ता है? कोलंबिया। ठीक है ना, अपने एक कंट्री है कोलंबिया, वो पड़ती है नियर द इक्वेटर। तो यहाँ पे 14,000 तो तुम्हारी बर्ड की स्पीशीज देखने को मिलती है। कितनी? 40,000। ठीक है ना, बर्ड की स्पीशीज। वहीं पे अगर मैं न्यूयॉर्क की बात करूं, ये कहाँ की बात कर रही हूं मैं? कोलंबिया की। अगर मैं न्यूयॉर्क की बात करती हूँ, न्यूयॉर्क, ठीक है ना, न्यूयॉर्क थोड़ा सा ऊपर की साइड को है बेटा। ठीक है ना, थोड़ा सा 41, ये 23 के आसपास होता है, तो ऊपर की साइड को। यहाँ पे सिर्फ जहाँ पे 14,000 यहाँ पे कोलंबिया में है ना बर्ड्स, न्यूयॉर्क में सिर्फ और सिर्फ बेटा आपकी 105 स्पीशीज है बर्ड्स की, सिर्फ। वहीं पे ग्रीनलैंड और थोड़ा ऊपर चले जाओ और टॉप में चले जाओ, तो वहां तो सिर्फ और सिर्फ 56 स्पीशीज है। देख लो, जितना हम इक्वेटर से दूर दूर जाते जा रहे हैं उतना स्पीशीज कम होता जा रहा है। इंडिया ट्रॉपिकल के नजदीक है, तो सबसे ज्यादा तो कोलंबिया में है 1400। इंडिया में बेटा है आपकी 1200 बर्ड की स्पीशीज। कितनी है? 1200 बर्ड की स्पीशीज हो गई। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया है इक्वेटर की बात करते हुए कि कैसे इक्वेटर के नजदीक की कंट्रीज में ज्यादा बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलेगी, और उससे जितना हम दूर दूर जाते जाएंगे, इक्वेटर से माने इक्वेटर है, तो जितना दूर जाएंगे उतना हमारी बायोडाइवर्सिटी कम होती जाएंगी। ठीक है, तो ये हमारा है। अगर इसी में मैं अब जो मेन एरिया है ना बेटा, वो है अमेजन रेन फॉरेस्ट, जिसको हम भूल नहीं सकते। तो ट्रॉपिकल एरिया में पड़ता है। किसमें पड़ता है? ट्रॉपिकल एरिया में पड़ता है। और इन्हीं अमेजन रेन फॉरेस्ट को ना लंग्स ऑफ द प्लैनेट भी कहते हैं, क्योंकि जितना ऑक्सीजन की डिमांड हमें यहाँ से फुलफिल होती है उतना कहीं और से नहीं होती, तो इसीलिए इसको लंग्स कहा गया है, प्लैनेट अर्थ का लंग्स कहा गया है। अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है ये अमेजन रेन फॉरेस्ट, जो हमारा साउथ अमेरिका में पड़ता है। यहाँ की अगर हम बात करें तो यहाँ 40,000 तो प्लांट की स्पीशीज हैं, 3,000 बेटा फिशेस की स्पीशीज हैं, 1,300 अभी हम लोग 300 400 जो भी बोलते हैं बर्ड्स हैं, 427 यहाँ मैमल्स हैं, सेम 427 एम्फीबियंस हैं, 378 स्पीशीज की बात हो रही है, हाँ रेप्टाइल्स हैं, और कुछ भी नहीं तो 1,25,000 से ज्यादा यहाँ पे इनवर्टिब्रेट्स है। वर्टिब्रेट से क्या समझते हो? जिनमें वर्टिब्रल कॉलम होता है, रीढ़ की हड्डी, उनको क्या कहते हैं? वर्टिब्रेट। जिनमें नहीं होता उनको इनवर्टिब्रेट कहते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल में देखो सबसे ज्यादा जो है वो अमेजन रेन फॉरेस्ट में देखने को आपकी मिलती है। ठीक है बेटा, इतना तो मैंने आपको थोड़ा सा डाटा रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी। अब इसी में क्यों टेम्परेट रीजन और ट्रॉपिकल रीजन में क्या मेन अंतर है, किसकी वजह से यहाँ पे ज्यादा ट्रॉपिकल एरिया पे ज्यादा देखने को मिलती है बायोडाइवर्सिटी, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं। जो ये टेम्परेट एरिया है ना बेटा, टेम्परेट एरिया ये ग्लोब में बात करी मैंने, ये इक्वेटर है, ये तो ट्रॉपिकल हो गया इतना। इससे ऊपर वाला एरिया ये क्या है? तुम्हारा टेम्परेट एरिया है। इसके ऊपर तो सीधे आइस कैप्स हो गए, पोलर एरिया है तो बर्फ ही बर्फ है। ठीक है ना, तो देखो टेम्परेट रीजन में क्या होता है, कुछ पिछले सालों से, कुछ पिछले दशकों से, साल ऐसा नहीं कि 1-2 साल, ठीक है ना,
काफी डिकेट्स की बात करें, डिकेट होता है 10 ईयर का, ठीक है, काफी दशकों से जो है यहाँ पे फ्रीक्वेंट लगातार अधिकतर क्या देखने को मिलती है, ग्लेशिएशन देखने को मिल रही है, यानी कि ग्लेशियर पिघल रहे हैं, ठीक है ना। तो ज्यादा से ज्यादा यहाँ ग्लेशिएशन देखने को मिल रही है। और ट्रॉपिकल, वहीं पे अगर मैं ट्रॉपिकल की बात करती हूँ, ट्रॉपिकल लैटिट्यूड की, ठीक है, इस एरिया की ट्रॉपिकल लैटिट्यूड की, तो ये क्या है, अनडिस्टर्ब्ड रहा है सालों से, ठीक है ना, मतलब यहाँ बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंसेस नहीं हुई, अब होने लग गई है बेटा, पहले के सालों की बात कर रहे हैं, डिकेड्स की, कि ये अनडिस्टर्ब्ड रहे, क्या रहे, ये अनडिस्टर्ब्ड रहे, मिलियंस ऑफ ईयर्स से, काफी सालों से ये अनडिस्टर्ब रहे, यहाँ लोगों की पहुंच हुई नहीं ज्यादा, तो ये सुरक्षित रहे ये एरिया। कौन सा एरिया, ये आपका ट्रॉपिकल एरिया, ठीक है। और तो यहाँ पे क्या हुआ, स्पीशीज अलग अलग, तो स्पीशीज डाइवर्सिफिकेशन देखने को मिला, यानी कि बहुत सारी स्पीशीज डाइवर्सिटी नजर आई, बहुत सारी अलग अलग प्रकार की स्पीशीज देखने को मिली, क्योंकि इस एरिया में ज्यादा हम डिस्टर्ब हुआ नहीं, और यहाँ पे रेगुलर ग्लेशिएशन हो रहा है। भैया लैंड भी तो चाहिए ना कोई चीज कल्टीवेट करने के लिए, अब लगातार ही अगर हर चीज पानी में ही समाता जा रहा है, या फिर लैंड का एरिया डिसअपेयर हो रहा है, तो कहाँ से वेजिटेशन होगी, कहाँ से स्पीशीज देखने को मिलेंगी। तो ट्रॉपिकल लैटिट्यूड अनडिस्टर्ब रहने की वजह से, और दूसरा बात जो थी, ट्रॉपिकल एरियाज का जो टेम्परेचर था ना, ये लगभग कांस्टेंट रहता है। कैसा रहा, कांस्टेंट रहा, यानी कि इसमें बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं हुई, कभी ज्यादा हो जाना कभी कम हो जाना, ऐसा देखने को नहीं मिला, ठीक है ना, तो वो कांस्टेंट रहा। तो उसमें सीजनल वेरिएशन, जो सीजन वाइज जो वेरिएशंस होती हैं, यानी कि बदलाव आते हैं, वो कम थे, ठीक है ना। तो सीजनल वेरिएशन कम होने की वजह से, टेम्परेचर कांस्टेंट होने की वजह से, ठीक है, और दूसरा डिस्टर्ब ना होने की वजह से, 2-3 रीजन तो बता ही दिए। तो ये माना जा रहा था कि भैया यहाँ पे क्या होगा, अलग अलग प्रजातियां, अलग अलग स्पीशीज आके अपना हैबिटेट यहाँ पे जो बना रखा है वो बनाए रखेंगे और फ्लरिश करेंगे। किसी चीज की ग्रोथ के बारे में कैसे पता चलता है, जब वो बहुत ज्यादा नंबर में देखने को मिल जाती है। अगर पर्टिकुलर एरिया पे जाओ, अगर मैं माना कहीं पे एक गई हूँ, वहां पे मैं एक जमीन का पैच, छोटा सा एक एरिया देखूं, जमीन का पैच देख लूं, मुझे जिस घास को बहुत ज्यादा नजर आ रही होगी ना, तो वो मतलब वहां पे अच्छी ग्रो कर रही है, इसी से एक एस्टिमेट लगाया जाएगा कि हाँ, जिसकी पॉपुलेशन ज्यादा है तो यानी कि वो अच्छे से उस एरिया में कोप कर रही है, एडजस्ट कर रही है, ठीक है ना। ऐसे हर चीज के मामले में होता है। तो ये प्रेडिक्टेबल था कि इस एरिया में, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं हो रहा था, टेम्परेचर भी कॉन्स्टेंट था, वेरिएशन देखने को नहीं मिल रही थी, और अनडिस्टर्ब भी था, डिस्टर्ब नहीं किया था किसी ने, तो इसकी वजह से यहाँ पे स्पीशीज डाइवर्सिटी अच्छी थी और अच्छी रहेगी भी माना जा रहा था, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे ग्रेटर स्पीशीज डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। इसके साथ साथ यहाँ पे क्या था, क्योंकि यहाँ पे सोलर रेडिएशन बहुत अच्छा होता है ना, हाई सोलर रेडिएशन वाला एरिया है ना, जहाँ पे सूरज की रोशनी अच्छी मिलती है, तो भैया जहाँ सूरज की रोशनी अच्छी मिलेगी, पेड़ पौधे अच्छा फोटोसिंथेसिस करेंगे, तो अच्छी प्रोडक्टिविटी होगी, अच्छा होगा ना, वहाँ पे बायोमास अच्छा होगा, पेड़ पौधे ज्यादा होंगे, प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी, चाहे वो फलदार पौधे हो तो फल अच्छे लगेंगे, कुछ और पौधे हो तो वो अच्छे लगेंगे। पौधा तो हमें कुछ न कुछ देता ही बेटा, कुछ नहीं भी तो ऑक्सीजन तो पक्का देगा ही देगा, ठीक है ना, हमारे एटमॉस्फेयर को प्योर करेगा, और भी बहुत सारी चीजें, पर ये 2 चीजें तो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट देता ही देता है, ठीक है ना, कोई भी फॉरेस्ट। तो उसके अलावा ये मेन रीजन थे। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओके, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या रीजन है कि ट्रॉपिकल एरिया जो है वहां पे अच्छी बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है कंपैरेटिव टू टेम्परेट एरिया या किसी और एरिया की। तो मैंने आपको 3-4 रीजन बताए हैं, आप इन रीजन को एग्जाम में लिखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओके। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा, दैट इज स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप। बहुत ही एक जनरल सी बात है बेटा, इसका जो वो देखते हैं आप लोग, प्लॉट देखते हैं, ठीक है, उसको देख करके लगता है ये क्या है, बट इट्स इजी, क्वाइट इजी, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। इसको मैं सिंपल आपका, इसे आप क्या समझते हो ये आपको समझना जरूरी है। स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप, देखो स्पीशीज का एरिया से क्या रिश्ता है, इस चीज को समझो। देखो साउथ अमेरिकन जंगल्स में एक जर्मन नेचुरलिस्ट थे, या जिनको जोग्राफर भी बोल सकते हो, जो ज्योग्राफी के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है ना। तो नेचुरलिस्ट भी नेचर से प्यार करता है, तो नेचुरलिस्ट हो गया, और जोग्राफर भी थे, उनका नाम है अलेक्जेंडर वॉन हम्बल्ट, ठीक है ना। तो अलेक्जेंडर वॉन हम्बल्ट ने क्या बोला कि स्पीशीज रिचनेस, जैसे जैसे आप एरिया में एक्सप्लोर करोगे, अंदर बढ़ते जाओगे, अंदर अंदर बढ़ते जाओगे, तो स्पीशीज की रिचनेस यानी कि वो ज्यादा से ज्यादा दिखने लग जाती हैं, ठीक है ना। जैसे 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 आप अगर किसी एरिया के बाहर हो तो उतना ज्यादा आपको पर्टिकुलर स्पीशीज नहीं दिखेगी, जैसे ही आप अंदर अंदर को बढ़ने लगोगे तो आपको स्पीशीज की जो रिचनेस है वो देखने को नजर आ जाएगी। यही चीज इन्होंने बोली थी, पर
इसकी भी एक लिमिट है कहा था साथ में, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको नजर ही आती रहेगी, नजर ही आती रहेगी, नहीं। किसी पर्टिकुलर एरिया पे बहुत ज्यादा एक स्पीशीज की, जैसे 4 स्पीशीज मान लिया हमने, एक स्पीशीज किसी पर्टिकुलर एरिया में बहुत ज्यादा दिख रही है, दूसरी स्पीशीज वहीं दूसरे एरिया में जाओ, दूसरे पैच में जाओ, तो वहां आप लोगों ने बना रखा है ना वो पॉपुलेशन डेंसिटी वाला, प्रैक्टिकल किया होगा। उसमें हम लोग क्या करते हैं, यही तो करते हैं। एक जैसे ये बड़ा सा फील्ड है, तो इस बड़े से फील्ड में हमने एक छोटा सा एरिया लिया, इस एरिया में हम लोग स्पीशीज देखेंगे हमें कितनी वैरायटी मिल रही है, 2-3 मिल रही होंगी, हम काउंट करेंगे उनको, एक उनका अंदाजा लगाएंगे, फिर हम वहीं पे दूसरा क्वाड्रेंट बनाएंगे, उसमें देखेंगे क्या है, तीसरा बनाएंगे, ऐसे काफी सारे क्वाड्रेंट्स बनाएंगे और हर किसी में देखेंगे। तो आप देखोगे किसी एक क्वाड्रेंट में कोई स्पीशीज ज्यादा दिख रही होगी, किसी दूसरे क्वाड्रेंट में दूसरी स्पीशीज हो सकती है, किसी तीसरे में वो होती है। अगर आप एक ही जगह, अगर आप इस क्वाड्रेंट को, जो ये तो हमने एक पर्टिकुलर एरिया में चलेगी, मैंने जैसे यहाँ पे इतना छोटा सा एरिया यहाँ कर लिया, मेरा मन हुआ चलो थोड़ा सा बढ़ जाती हूँ, 1-2 किलोमीटर के अंतराल में गई, वहां पे मैंने दोबारा से ऐसे एक क्वाड्रेंट बनाया, वहां पे मैंने देखा स्पेशल, तो वहां पे कुछ तुमको, आपको बेटा कुछ डिफरेंट टाइप अलग सा रिजल्ट मिलेगा। तो पर्टिकुलर जगह पे ऐसा नहीं है कि यहाँ एक स्पीशीज बहुत ज्यादा है तो भैया पूरे 20-30 किलोमीटर के अंतराल में वही दिखाई देगी, नहीं। कुछ उसमें जाओगे तो कुछ दूसरी स्पीशीज ज्यादा होगी, फिर किसी और में, तो क्योंकि उसकी एक लिमिट है, ठीक है। यही चीज इन्होंने बोला था कि जैसे जैसे आप एरिया एक्सप्लोर करते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, एरिया बढ़ाते जाते हैं, स्पीशीज की रिचनेस भी बढ़ती जाती है, पर इसकी भी अपनी एक लिमिट है, ठीक है ना। तो इन्होंने इसका एक फॉर्मूला दिया हमें, देखिए log s = log c + z log a। इसको क्या बोला है, s को बोलते हैं स्पीशीज की रिचनेस, ठीक है। इसमें जब ये क्वेश्चन आता है तो बस यही आता है कि इसमें व्हाट दिस s इंडिकेट, ओके, व्हाट z इंडिकेट, तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। s है स्पीशीज रिचनेस, c है ये आपका है, C इज y इंटरसेप्ट, और Z है आपका स्लोप ऑफ द लाइन, लाइन का स्लोप कैसा है, किस टाइप का। और ये जो Z की वैल्यू होती है ना, ये अधिकतर केसेस में कितना होती है, 0.1 से 0.2 के बराबर होती है। कितनी होती है अधिकतर केसेस में, 0.1 से 0.2 के बराबर अधिकतर, ठीक है ना। बट यही जो होती है कहीं कहीं पे आपके जैसे जो ये रिलेशनशिप है, अगर आप कंटिनेंट में जाते हैं, किसी बड़े से कंटिनेंट की बात करते हैं, तो ये आपके 0.6 से लेकर के 1.2 तक भी हो सकती है। तो उस समय ये ज्यादा स्टीप बनेगा, ढलान वाला, ठीक है ना, ज्यादा ढलान हो जाएगी। तो ये उस समय आपको ऐसी सीधी सी ढलान इस टाइप से नजर आएगी। आपको उसमें बुक में बेटा नजर भी आ रखा है, उसमें बनाया हुआ है, आपका प्लॉट बनाया है, ठीक है ना, कुछ इस टाइप से बनाया है ना, ये बनाया नहीं बनाया, एक ऐसे सीधा दिखा रखा है, ये वाई इंटरसेप्ट दिखा रखा है, क्लियर। तो ये वाला डायग्राम आपका जो बुक में है वो इसी चीज को दिखाता है, ठीक। तो इसी में इसने बोला था कि जो स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप है बड़े बड़े कंटिनेंट्स के बीच में, लार्ज कंटिनेंट, बड़े बड़े कंटिनेंट की अगर हम बात करते हैं तो वो वहां पे 0.6 से 1.2 भी हो सकता है, ज्यादा स्टीप होगा, ढलान वाला होगा। तो एग्जाम्पल दिया है आपको फ्रूगीवोरस बर्ड्स का, ये जो फ्रूट्स खाते हैं उनको फ्रूगीवोरस बर्ड्स कहते हैं, ठीक है। और उसके अलावा मैमल्स का ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की बात की है कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ऑफ डिफरेंट कंटिनेंट में जब जाएंगे, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ऑफ डिफरेंट कंटिनेंट में जब हम जाते हैं तो वहां पे जो ये फ्रूगीवोरस बर्ड्स का जो Z है, ठीक है, उसकी रेंज आपकी 0.6 से 1.2 के बीच भी होती है, ठीक है ना। तो ये चीज इन्होंने बताई थी। तो एक जनरल बिलीफ है बेटा, जो मानते हैं लोग ज्यादा, कि कम्युनिटीज जितनी बड़ी कम्युनिटी, मतलब कम्युनिटीज में, किसी भी कम्युनिटी में ज्यादा मोर स्पीशीज होंगे, अगर किसी एक कम्युनिटी में, किसी एक समुदाय की मैं बात करती हूँ, अगर वहां पे ज्यादा स्पीशीज होंगी तो कहते हैं कि वहां पे वो एरिया ज्यादा स्टेबल माना जाएगा, ठीक है, कंपैरेटिव टू वो कम्युनिटी जहां पे कम स्पीशीज हैं। कहने का मतलब कि अगर एक जगह 10 लोग रहते हैं और दूसरी जगह 100 लोग रह रहे हैं तो वो 100 एरिया वाला एरिया ज्यादा स्टेबल माना जाएगा, ठीक है ना। ऐसा कुछ लोगों का मानना है, जनरल बिलीफ है कि कम्युनिटीज जहां पे ज्यादा स्पीशीज होती हैं वो ज्यादा स्टेबल होती हैं बजाय उनके कि जहां पे कम स्पीशीज हो, ओके। ये भी एक वो है। इसी में बेटा आपके डेविड टिलमैन नाम के एक आपके नेचुरलिस्ट है, तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या पाया, डेविड टिलमैन का, ये भी आता है एग्जाम में, तो आप इसको ध्यान से देखिए। डेविड टिलमैन का एक्सपेरिमेंट बोलता है कि
ऐसी जगह जहां पे ज्यादा स्पीशीज होंगी दे शो लेस वेरिएशंस, यानी कि अगर कोई एक जगह है उसमें बहुत सारी स्पीशीज हैं तो वो कम वेरिएशन दिखाती हैं, वो पर्टिकुलर एरिया में अपने आप को कोप कर लेती हैं और जो वेरिएशंस कम से कम दिखाती हैं। ये टिलमैन का मानना था। किसका मानना था? टिलमैन का मानना। ठीक है, इसने सीधे बोला कि प्लॉट्स विथ मोर स्पीशीज, ऐसा प्लॉट, ऐसा एरिया जहां पे ज्यादा स्पीशीज है, दे शो लेस वेरिएशन, वो कम वेरिएशन दिखाई देंगी। किसमें? बायोमास के मामले में। किसके मामले में? बायोमास के मामले में। ठीक है ना, बायोमास क्या होता है? हमारी घास जो भी वहां पे उगी हुई है वो बायोमास कहलाती है। ठीक है ना, वेट को मेजर करने के काम आती है। अब इसी में नेक्स्ट आते हैं आपके स्टैनफोर्ड। ठीक है ना, स्टैनफोर्ड के इकोलॉजिस्ट थे। कौन थे? स्टैनफोर्ड के इकोलॉजिस्ट, जिनका नाम है पॉल एहरच। ठीक है ना, पॉल एहरच है। इन्होंने एक बड़ा ही मशहूर, बहुत ही अच्छा हाइपोथेसिस, एक इनकी अपनी एक धारणा थी जो इन्होंने शामिल करी, जो हमें बताई है। उसको कहा इन्होंने रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस। क्या कहा? रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, आप इसको अच्छी तरह से समझिए। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इन्होंने क्या कहा कि इन्होंने, ये रिवेट क्या होते हैं? छोटे छोटे स्क्रू। ठीक है, उन्होंने क्या बोला पहले समझो। इन्होंने बोला कि माना कि एक जहाज है, एरोप्लेन है, एरोप्लेन को कह दिया इन्होंने कि एरोप्लेन को मानो आप इकोसिस्टम अपना। ठीक है ना, तो एक एरोप्लेन है, उस एरोप्लेन के मेन जो पार्ट्स होते हैं, अंदर के सारे पार्ट्स, ठीक है, जितने भी हैं, विंग, दूसरा तीसरा, चेयर, सब कुछ, वो छोटे छोटे स्क्रूज से वो कनेक्टेड है। ठीक है ना, फिट कर ही रखते हैं ना एरोप्लेन को, अंदर से उसके पार्ट्स फिट होंगे ना स्क्रूज वगैरह वगैरह से, तो ऐसे ही किया हुआ है। और उन्होंने जो छोटे छोटे रिवेट हैं, ठीक है, इनको इन्होंने स्पेशियस बोल दिया। क्या बोला? स्पेशियस बोला। इन्होंने बोला कि अब ऐसा है, देखो उसमें पैसेंजर जा रहे हैं, मान लो पैसेंजर जा रहे हैं, कोई पैसेंजर एक दिन उसका चेयर का कुछ तोड़ लाया, हैंडल ले आया, दूसरा अगली बार जो है उसी एरोप्लेन का जो है सीट डैमेज हो गई, फिर उसकी जो है आपको उसकी चेयर्स में प्रॉब्लम्स आ गई, गद्दी गद्दी किसी ने वो कर दी। ठीक है ना, फिर गए, फिर और थोड़ी तोड़ फोड़ कर दी, पूरा तोड़ फोड़ करते गए, यानी कि एक इको से तोड़ फोड़, पहले समझते हैं अच्छी तरह से। ठीक है, एक एरोप्लेन है, एरोप्लेन के अलग अलग पार्ट्स हैं, वो कनेक्टेड है रिवेट के थ्रू, और लोग जाते जा रहे हैं, यूज करते जा रहे हैं रिसोर्सेज को, और एक एक पार्ट रोज रोज उसका खराब करते जा रहे हैं एरोप्लेन का। ठीक है, तो एरोप्लेन में कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। जब तक कि उसकी सीट डिस्टर्ब हो गई कोई दिक्कत नहीं है, आदमी बैठ नहीं पाएगा। ठीक है ना, पर एरोप्लेन के उड़ान भरने में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी ना, नहीं आएगी। उसका कोई और टेक्निकल चीजों कुछ और खराब कर दिया, ठीक है, ठीक है, तो मैं उसका केबिन खराब कर दिया, उसका और चीज खराब कर, उसका ड्रॉर खराब कर दिया, मतलब ये छोटी छोटी करते रहे, उसके अंदर ही अंदर की करते रहे, दिक्कत। पर अगर किसी दिन भैया किसी ने जो है उसका पंख वाला ही स्क्रू ढीला कर दिया, ठीक है ना, जिससे उसके पंख कनेक्टेड हैं प्लेन के, तो भैया प्लेन उड़ेगा कैसे? फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना प्लेन को, फिर तो कोई भी हादसा हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो जो प्लेन के जो विंग है ना, वो मानी गई की स्पीशीज, यानी कि मेन स्पीशीज भैया, जिनका अपनी जगह होना बहुत जरूरी है। ठीक है, कुछ ऐसी स्पीशीज ऑलरेडी एक्सटेंट हो चुकी हैं पूरे के पूरे वर्ल्ड से, तो उन्होंने वही बोला कि प्लेन को मान लो कि आप इकोसिस्टम है, और प्लेन के जो अंदर जितनी भी एसेसरीज हैं वो अलग अलग स्पीशीज हैं। तो जब तक कुछ जिनकी संख्या ज्यादा है, कुछ स्पीशीज अगर हट भी गई तो कोई फर्क नहीं पड़ता है इकोसिस्टम को। ठीक है, पर कुछ जो होती हैं उसी इकोसिस्टम में की स्पीशीज का काम करती है, जो बहुत मेन स्पीशीज होती हैं। जब वो हट जाती है ना उस इकोसिस्टम से, तो कहीं ना कहीं वो इकोसिस्टम क्या होता है, डिस्टर्ब होने लगता है, वो इम्बैलेंस हो जाता है। जैसे कि एरोप्लेन की बात करी, जब तक उसका अंदर ही अंदर तुमने छेड़खानी करते रहे तब तक कोई दिक्कत नहीं है एरोप्लेन के उड़ान भरने में, उसको सेफ्टी मेजर से कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जिस दिन उसके विंग्स से रिलेटेड किसी ने कोई दिक्कत कर दी, उसके विंग्स में प्रॉब्लम आ गई, तो पूरा का पूरा प्लेन या तो क्रैश हो जाएगा, कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। तो सेम वैसे ही इकोसिस्टम में जब तक कुछ स्पीशीज जो थोड़ी थोड़ी भी अगर हल्के हल्के अपने नेचुरल तरीके से डिसअपेयर हो भी रही हैं, तो कोई बात नहीं, उनसे
फर्क नहीं ज़्यादा पड़ेगा, पर जब हम जबरन ही किसी कारणवश वो स्पीशीज बहुत ज़्यादा लेवल पे डिसअपेयर होती जा रही हैं और एक दिन जो उनकी संख्या पूरी खत्म कर दो, तो हो ना हो उसका असर दूसरे पे भी पड़ेगा, ओवरऑल पूरे इकोसिस्टम पे उसकी दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो यही क्या था तुम्हारा रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस थी मेन चीज। ठीक है बेटा, अब इसी में हम लोग बोलते हैं, तो इसी में नेक्स्ट टॉपिक जो तुम्हारा आता है बेटा, दैट इज लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब बायोडाइवर्सिटी भैया ये सब क्यों हम इतना पढ़ रहे हैं, ये चीज समझने के लिए कि बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रही है, उसको नुकसान हो रहा है। तो अभी तक के IUCN 2004 की रिपोर्ट के हिसाब से बताया गया है कि डोडो जो है मॉरिशस में पाया जाता था पूरी तरह से एक्सटेंट हो चुका है। ठीक है ना, वहीं पे क्वागा जो अफ्रीका में पाया जाता था एक्सटेंट हो चुका है। ठीक है, स्टीलर काउ जो रशिया में पाई जाती थी वो भी एक्सटेंट हो चुकी है। और लास्ट 20 ईयर्स में, पिछले 20 साल, अब तो ज्यादा हो गया होगा बेटा, ये बुक जब पब्लिश हुई थी तब का डाटा है और बढ़ चुका होगा, तो कुछ पिछले 20 से 25 सालों के बीच में कुछ भी नहीं तो 27 स्पीशीज अभी तक डिसअपियर हो चुके हैं पूरी तरह से। ठीक है, और 15,500 स्पीशीज, ठीक है, वो जो है एक्सटेंशन का खतरा मंडरा रहा है उनके ऊपर, वो कभी भी लुप्त तो हो सकती हैं, वो इतनी कम संख्या हो चुकी है उनकी। और प्रेजेंटली जो है आपके 12% बर्ड्स, 23% मैमल्स, 32% एम्फीबियंस, 31% जिम्नोस्पर्म्स, पूरे के पूरे वर्ल्ड का डाटा है कि पूरे वर्ल्ड में इतने परसेंट पर्टिकुलर चीजें अभी एक्सटेंशन फेस कर रही हैं, यानी कि गायब होने की, लुप्त होने की कगार पे है, ये पूरी तरह से गायब हो सकती है। जैसे कि ये ऊपर की हो गई है, डोडो हो गया, क्वागा हो गया, स्टीलर काउ हो चुकी है। ठीक है ना, डायनासोर तो है ही नहीं, आप सोच भी नहीं सकते। तो ये चीजें हैं। तो अभी जो एक्सटेंशन का जो रेट है ना बेटा, जो ये गायब होने मतलब डिसअपियर होने वाला जो रेट है, ये 100 से लेके 1000 टाइम बढ़ चुका है, इतना ज्यादा। अभी जितनी देर हम आपस में बात कर रहे हैं, शायद ये मैं आपको ये सब चीजें समझा रही हूँ, इतनी देर तक तो पता नहीं कितना हेक्टेयर और एरियाज पे लैंड की बात करें, या पता नहीं कितनी स्पीशीज और एक्सटेंशन की लेवल पे आगे बढ़ गई होंगी। ठीक है, इस रेट से हो रहा है। तो इसके होने के कारण क्या है, मेन चीज है, किसी भी चीज को समझना है तो उसका कारण को समझना चाहिए, और कारण पे ही हमें लगाम लगानी चाहिए, उससे हम उसको रोकथाम कर सकते हैं। तो कॉजेस क्या है, मेन कॉजेस, तो लॉस के, बायोडाइवर्सिटी लॉस के क्या कारण है, 4, इसके मेन 4 रीजंस है, इसीलिए इसको क्या कहा गया है, इविल क्वार्टेट कहा गया इन 4 कारणों को। ठीक है, क्वार्टेट, इविल, इविल गलत चीज के लिए यूज किया जाता है ना, गलत जो हो रहा है, तो इविल क्वार्टेट नाम से इनको 4 को बताया गया है। पहला तो है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, भैया हमने इनके घर ही खराब बर्बाद कर दिए, हम जहाँ ये स्पीशीज रहती थी वो ही हम पूरी तरह से बर्बाद कर चुके हैं। हमने एक पर्टिकुलर जंगल को छोटे 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 टुकड़ों में बांट दिया है, कहीं बीच में अपना घर बना के रह गए, कहीं इधर उधर इनको तितर बितर कर दिया। तो एक तो मेन कारण ये है, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। अगर मैं अमेजन रेन फॉरेस्ट की बात करूं, जिनको मैंने पहले भी बोला है लंग्स ऑफ द प्लैनेट कहते हैं, यहाँ पे पहले बेटा पूरी अर्थ का जो लैंड वाला एरिया है ना, इसका 14% कवर करता था अमेजन रेन फॉरेस्ट, अब जो रह गया है सिर्फ और सिर्फ 6%। तो सोच लो कितना हम लोग बर्बाद कर चुके हैं। उसके अलावा यहाँ पे इतने में भी नहीं रुके हैं हम लोगों ने यहाँ पे सोयाबीन कल्टीवेशन स्टार्ट कर दी है ह्यूमंस ने। ठीक है ना, जाकर के अब वही जगह बची जहाँ सोयाबीन कल्टीवेशन स्टार्ट हो गया, अब लगाओ जरा, और उसमें नुकसान कर दिया। उसके अलावा इतना तक भी हम लोग नहीं रुके, हमने इसको ग्रासलैंड में कन्वर्ट करते जा रहे हैं, घास उगा रहे हैं, किस लिए, चारागाह के लिए। ठीक है ना, गायों के, जानवरों के को खिलाने के लिए ग्रासलैंड में कन्वर्ट करते जा रहे हैं। तो अब इससे हम लोग इस अमेजन रेन फॉरेस्ट को बहुत लॉस कर रहे हैं। तो हमने हैबिटेट, कुछ और चीजें भी हो गई होंगी वहां पे। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर तो आजकल कहाँ नहीं बन रहा। अब इसी में सेकेंड आता है आपका ओवर एक्सप्लॉयटेशन। ओवर मतलब एक्स्ट्रा, एक्सप्लॉयटेशन मतलब उसको यूज करना, हम हद से ज्यादा मतलब उस चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो एक्सप्लॉयटेशन में आने लग जाती है। वो एक्सप्लॉयट करना होता है किसी चीज का, जब हम मिसयूज की लेवल पहुंच जाता है। तो ओवर एक्सप्लॉयटेशन ये सेकंड रीजन है। जैसे हमने स्टीलर काउ और पैसेंजर पिजन, ठीक है ना, वो जो पहले के समय में कबूतर देखा ले जाते थे, लेटर्स एंड ऑल, तो हमने ये दोनों तो पूरी तरह से एक्सटेंट हो चुके, क्योंकि यहाँ पे हमने ओवर एक्सप्लॉयट ही किया था इनको। ठीक है, तो ये दोनों आपके निकल गए हैं ओवर एक्सप्लॉयटेशन की वजह से। अब आता है एलियन स्पीशीज इन्वेशन। एलियन यानी कि बाहरी स्पीशीज का जब कब्जा होने लगता है, या फिर कभी तो हम जबरदस्ती ला के डाल देते
देते हैं अपने फायदे के लिए, कभी कभी वो अपने आप नेचुरली आ जाती हैं वहां पे। तो एलियन स्पीशीज के अतिक्रमण की वजह से भी बायोडाइवर्सिटी में लॉस हो रहा है। जैसे इसका एग्जाम्पल है तुम्हारा नाइल की ये पर्च, ठीक है, इसको इंट्रोड्यूस किया गया लेक विक्टोरिया में, विक्टोरिया लेक में इसको डाला गया, और जैसे ही इसको डाला ना बेटा, तो ये जो सिसलेट फिश है, ठीक है, सिसलेट फिश है, पूरी तरह से एक्सटेंट हो गई। एक अकेली नहीं, इसकी 200 स्पीशीज एक्सटेंट हो गई, ठीक है ना। तो ये मान के चलो सिर्फ एक और सिर्फ इस नाइल पर्च की वजह से 200 यहाँ होती है 200 स्पीशीज ऑफ फिशेस दे गॉट एक्सटेंट, ठीक है। उसी के अलावा ये कैरेट ग्रास है, लेंटिना है, वाटर हाइसिंथ है, इन्होंने भी बहुत नुकसान किया बेटा। ये एक इन्वेसिव वीड कहलाती है, ठीक है, न खत्म होने वाली खरपतवार जो अपने आप ही पानी के ऊपर उग जाएगी, जमीन के ऊपर उग जाएगी। ये तो ये आपका ये कैरेट ग्रास जिसको पार्थेनियम कहते हैं, ये तो वीट के साथ आया था हमारे इंडिया में, ठीक है। तो ये भी कहीं पे हमारे लिए खतरा है। उसी के अलावा एक ये अफ्रीकन कैटफिश है जिसका नाम है क्लैरियस गैरीपाइनस, ठीक है। तो ये क्लैरियस गैरीपाइनस, ये हमें एक्वाकल्चर के लिए हमने इसका यूज किया, ठीक है। और अब ये थ्रेट बन गई है, खतरा बन गई है हमारी कैटफिश, और जो कि रिवर्स में पाई जाती हैं। तो उन कैटफिश के लिए पूरी तरह से क्या हो गई है, एक खतरा बन चुकी हैं। तो इस टाइप से हम लोग क्या कर रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी का लॉस करने में पड़े हुए हैं। तो बेटा ये अपने आप में एक अच्छी बात नहीं है, हमें इसके लिए सोचना चाहिए। बेटा द नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाई शुड वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। ओके, हमें बायोडाइवर्सिटी हम लोग पढ़ चुके हैं, अभी तक काफ़ी बता चुकी हूँ आपको बायोडाइवर्सिटी होती क्या है। इसी में नेक्स्ट टॉपिक है हमारा व्हाई शुड वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, क्यों बचाएं बायोडाइवर्सिटी को, क्यों बचाएं, क्या ज़रूरत है बायोडाइवर्सिटी बचाने की। ओके, सो इसमें आप पहले फ़ायदे तो जान लीजिए, क्या क्या फ़ायदे हैं। तो मोर देन 25% जो ड्रग्स होती है ना बेटा, दवाइयाँ होती है, वो प्लांट से मिलती हैं। और प्लांट्स की वेराइटी कहाँ मिलेगी हमें, जब बायोडाइवर्सिटी होगी तभी मिलेगी, ठीक है। 25,000 स्पीशीज कम से कम जो हमारी ये ट्रेडिशनल मेडिसिन बनती थी ना पहले, हर्ब्स जो आयुर्वेद हम जिसको कह सकते हैं, तो वो कुछ भी नहीं। तो 25,000 स्पीशीज जो होती हैं आयुर्वेद की जो मेडिसिन बनती है वो हमें प्लांट से ही मिलती हैं। तो ये बायोडाइवर्सिटी का ही अपना एक फ़ायदा है, ठीक है। अब इसी को मैं कैटेगराइज कर लूँ, जैसे ब्रॉडली यूटिलेरियन और नैरो, ठीक है ना, नैरो यूटिलिटी और ब्रॉड यूटिलिटी। क्या समझते हैं, ब्रॉड मतलब बेटा जिसका कि दायरा बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना, उसको ब्रॉड कहते हैं। मतलब जिसको ऐसा नहीं कि भैया आप यूज़ कर सकते हो या आप यूज़ कर सकते हो, जिसको ऑल टुगेदर यूज़ कर सकते हैं, वो किस में आता है, आपका ब्रॉड यूटिलिटी कहलाती है। जैसे फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस तो एक कॉमन है ना, पूरा का पूरा उसमें होगा, कोई ऐसा तो नहीं कि ये प्लांट करना है ये नहीं करना है, ठीक है ना। तो फोटोसिंथेसिस आप 20% ऑफ टोटल ऑक्सीजन जो होते हैं ना बेटा, पूरी ऑक्सीजन जितना भी हमारी अर्थ एटमॉस्फेयर में है, उसका 20% ऑक्सीजन हमें अमेजन रेन फॉरेस्ट देता है। तो सोचो कितना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, और सबसे ज़्यादा वही मिलती है ना, बोला था ना, हमारे अमेजन फॉरेस्ट जो होती है, रेन फॉरेस्ट जो है, वहीं पे सबसे ज़्यादा आपकी ये क्या डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। ओके, नेक्स्ट जो इसमें फ़ायदा है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन भी कोई ऐसा नहीं है कि स्पेसिफिक एरिया हो या कुछ ही पर्टिकुलर्स के लिए हो, पॉलिनेशन है भैया, वो हर कोई करेगा, ठीक है ना। तो पॉलिनेशन में इसका फ़ायदा है। एस्थेटिक प्लेजर ऑफ वॉकिंग, सुबह सुबह लोग जो है नेचर एंजॉय करते हैं, कितने वॉक पे इधर उधर जाते हैं, तो ये भी जो है ये सबको मिलने वाली चीज़ें हैं। जो ब्रॉड यूटिलिटी मैं बता रही हूँ या ब्रॉड यूटिलिरियन जो बता रही हूँ, इसकी खासियत ये सबके लिए है बेटा, ठीक है। तो इसमें एस्थेटिक प्लेजर ऑफ वॉकिंग यानी कि नेचर एंजॉयमेंट जो है ये कोई भी कर सकता है। तो ये हमें किससे, इन सब चीज़ों के लिए हमें बायोडाइवर्सिटी को बचाना है, ठीक है। तो वाई शुड वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, तो ये चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब हम बायोडाइवर्सिटी को कैसे कंजर्व करें, हाउ डू वी, कैसे कंजर्व करें, हाउ डू वी कंजर्व द बायोडाइवर्सिटी। इसमें दो टेक्निक होती हैं बेसिकली, एक होती है इन सीटू, एक होती है एक्स सीटू। इन सीटू यानी कि ऑन द स्पॉट, ठीक है, जहाँ पे वो पर्टिकुलर डाइवर्सिटी है वहीं पे जाओ और वहीं पे उसको बचाओ, वहीं पे उसको कंजर्व करो, तो वो हो गई इन सीटू। एक्स सीटू होती है उसको उस जगह से निकाल के लाना है, अपने एक पर्टिकुलर जो हमने सेटअप्स बनाए हैं वहाँ पे हमने उसको रख करके कंजर्व करना है। ये दोनों में मेन डिफरेंस है। तो इन सीटू में क्या बोलूँ, दैट इज ऑन स्पॉट कंजर्वेशन भी कहते हैं इसको। तो इसमें आती हैं बेटा हमारे कुछ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट एरियाज कहते हैं। हॉटस्पॉट से आप क्या समझते हो, हॉटस्पॉट वो एरियाज हैं जहाँ पे हमको हाई लेवल ऑफ स्पीशीज बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है, यानी कि बहुत ज़्यादा स्पीशीज की बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है। ऐसे एरियाज को क्या कहते हैं हम लोग, हॉटस्पॉट कहते हैं। ओके,
तो देखिए पहले कितने थे, 25 थे, पहले 25 थे, अब उसमें 9 और ऐड हो गए हैं, हो सकता है इस बीच और ऐड हो गए हो, तो टोटल मिला के अभी तक जो हमारी बुकिश हमारी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है, दैट इज द टोटल 34 हॉटस्पॉट्स आर देयर। ओके, 34 ऑलरेडी हैं, और जिसमें से 3 हॉटस्पॉट जो हैं वो हमारे इंडिया के एरिया में, देखो वेस्टर्न घाट, ठीक है, श्रीलंका के आसपास, इंडो बर्मा एंड हिमालयन रीजन्स में, ये तो हमारे मेन हॉटस्पॉट हैं, ठीक है, 3 मेन स्पॉट, ठीक है ना, हॉटस्पॉट्स। अब इसमें से जो हमारे ओवरऑल, ठीक है ना, तो कवर, तो ये जितना भी मैंने हॉटस्पॉट बताया ना, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का एरिया, ये हॉटस्पॉट बेटा पूरे अर्थ का जो लैंड एरिया है ना उसका सिर्फ 2% से भी कम है, यानी कि 2% से भी कम है, सोचो ज़रा, ठीक है ना, टोटल 2% से भी कम में इतने 34 हॉटस्पॉट्स हैं, अभी तो कितने और होंगे, ठीक है। तो अब इंडिया के अलग, ये तो तुम्हारे, चलिए इसमें श्रीलंका भी है तो हम ऑल टुगेदर इसको मान सकते हैं, 3 मेन हॉटस्पॉट्स हैं, एक वेस्टर्न घाट, एक श्रीलंका, एक इंडो बर्मा, ठीक है ना, बर्मा और इंडिया का बॉर्डर एरिया, हिमालयन रीजन्स हो गया। इंडिया में अब क्या एफर्ट किया जाता है इन चीज़ों को पूरा, इनको हमने अप्लाई करके क्या किया, मतलब ये जो हॉटस्पॉट्स हैं इनको बचा के इंडिया में इसमें हम क्या एफर्ट कर रहे हैं। तो इंडिया में अगर मैं बात करती हूँ तो टोटल हमारे पास बायोस्फीयर रिजर्व हमारे इंडिया में कितने हैं, 14 है, नंबर पता होना चाहिए। नेशनल पार्क कितने हैं, 90 हैं, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कितनी है, 446 है। बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, क्या समझते हैं आप लोग, ये वो एरिया है जो अपने आप में इकोलॉजिकली बिल्कुल ही हटके हैं, यूनिक हैं, और बहुत ही ज़्यादा रिच बायोडाइवर्सिटी जहाँ देखने को मिलती है, यानी कि बहुत ज़्यादा लेवल पे बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है। तो ये कौन कौन से, ये इन तीनों जगहों पे, ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व होता है पूरा एरिया ही, फॉरेस्ट एरिया ही, हम लोग उसको बायोस्फीयर रिजर्व घोषित कर देते हैं, फिर वहाँ बैन, सबके लिए एक्टिविटीज़ बैन होती है, बहुत बार हम परमिशन वहाँ के रिसोर्सेज को यूज़ भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं। तो नेशनल पार्क हो गए, टोटल 90 है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ठीक है, जहाँ पे जंगली जानवरों को और वहाँ की जो भी स्पीशीज है उनको बचाया जाता है, तो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। तो नंबर बेटा यू शुड नो द नंबर, ओके, याद कर लेना। अब इसी में जो नेक्स्ट आता है आपका सैक्रेड ग्रुप्स आता है। व्हाट डू यू मीन बाय दिस सैक्रेड ग्रुप्स? सैक्रेड ग्रुप्स क्या होता है बेटा, हमारे पहाड़ों में अक्सर क्या किया जाता है कि पर्टिकुलर एरियाज को, क्योंकि हम लोग भगवानों पे बहुत विश्वास करते हैं, तो पर्टिकुलर एरिया को ही हम कह देते हैं ये इनके नाम, मतलब ये पर्टिकुलर भगवान जी के उसको हमने चढ़ा दिया, लाइक बात करते हैं, ठीक है ना। ऐसा अभी भी बहुत से ट्राइब्स में होता है। पहले के समय में बेटा ट्राइब्स लोग ऐसा बहुत क्या करते थे, अब तो थोड़ी उनकी काउंटिंग कम हो गई है, ठीक है। तो जो ये ट्राइबल एरियाज़ के जो लोग होते हैं वो लोग क्या करते हैं, पूरे पहाड़ का पहाड़ जो होता है किसी पर्टिकुलर अपने जो ग्राम देवता होते हैं उनको चढ़ा देते कहते हैं, और फिर वहाँ से मतलब कोई चीज़ नहीं लाते, ना वहाँ पेड़ काटेंगे ना वहाँ का कुछ चीज़ और यूज़ करेंगे, तो वो अपने आप ही वहाँ पे बहुत अच्छे फॉरेस्ट एरिया बहुत अच्छा फ्लरिश करता है, ठीक है, फॉरेस्ट बढ़ता रहता है। तो इस तरह से जो है एक अच्छा सा हमें बायोडाइवर्सिटी एरिया जनरेट होता है। तो कहीं पे ये ट्रेडिशन भी अच्छा माना जाता है। तो सैक्रेड ग्रुप्स कहाँ कहाँ पे हैं, तो सैक्रेड ग्रुप्स, सैक्रेड होते हैं पवित्र, ठीक है ना। तो सैक्रेड ग्रुप्स वो एरिया हुए जो हमने पूरे के पूरे प्रोटेक्ट किए हुए हैं अपनी आस्था से रिलेट करके उसको, ठीक है। तो सैक्रेड ग्रुप्स में हमारे जैसे खासी और जयंतिया, ये मेघालय में है, ठीक है, खासी और जयंती एरिया हो गया। अरावली हिल्स ये राजस्थान में हो गई, वहाँ पर भी ये सैक्रेड ग्रुप्स देखने को मिलते हैं। वेस्टर्न घाट ऑफ कर्नाटका एंड महाराष्ट्र, वहाँ पर भी कुछ सैक्रेड ग्रुप्स हैं। उसके अलावा तुम्हारा ये सरगुजा हो गया, ये चंदा और ये बस्तर की जो घाटियाँ हैं मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो इन जगहों पे ज़्यादातर ट्राइब्स रहते हैं और वो लोग जो है पूरा अपना पूरे फॉरेस्ट कवर को ही जो है बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करते, ठीक। तो ये हमारी सैक्रेड ग्रुप्स हो गई। अब इन सीटू मैंने आपको बता दी, अच्छी तरह से आप लोगों को उसको क्लियर करना ज़रूरी है बेटा। फिर आता है आपका एक्स सीटू। एक्स सीटू क्या होता है, हम उसको वहाँ से निकाल के लेके आए। अब किन चीज़ों को निकालने की ज़रूरत है, वो एनिमल्स या वो प्लांट्स जो ऑलरेडी थ्रेटेंड हैं, जिनके ऊपर खतरा मंडरा रहा है कि अगर हमने उनको आज प्रोटेक्ट नहीं किया तो वो आने वाले फ्यूचर पे डिसअपियर हो जाएंगे, पूरी तरह से एक्सटेंड हो जाएंगे। तो थ्रेटेंड एनिमल्स और प्लांट्स को उनके पर्टिकुलर हैबिटेट से निकाला जाता है, जहाँ पे वो पाए जाते हैं उन जगह से उनको हम सेलेक्ट करके बाहर लाते हैं और उनको अपनी
प्रोटेक्शन में रखते हैं, ठीक है, उनका नंबर बढ़ाते हैं, उनके आगे रिप्रोडक्शन को सक्सेसफुल बनाते हैं। तो ये कौन कौन सी स्पेशल जगह है जहाँ पे हम इनको रख सकते हैं, वो है जूलॉजिकल पार्क, बॉटनिकल गार्डन, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क। जूलॉजिकल पार्क, ठीक है ना, जूलॉजिकल वर्ड आपको पता ही है, एनिमल्स रिलेटेड, ठीक है, वहाँ पे हम उनको लेके आ जाएंगे। जैसे बीच में बहुत ज़्यादा टाइगर्स लाइन की जो संख्या कम हो गई थी, तो हम लोगों ने उनको अंडर कस्टडी रखा था, अब ठीक हो गई है, ठीक है। बीच में मोदी जी भी लेके आए थे ना बाहर से। तो जूलॉजिकल पार्क हो गए, बॉटनिकल गार्डन्स में प्लांट की स्पीशीज को, ठीक है, कंजर्व किया जाता है। और वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क, ये हमने वो नैनीताल में है, जिम कॉर्बेट में है, वहाँ जाकर के लोग एंजॉय भी करते हैं। तो ये वो इन XC2 के कुछ मीन्स हैं जिनके द्वारा हम लोग थ्रेटेंड स्पीशीज, प्लांट्स की हो चाहे एनिमल्स की हो, जो अभी थ्रेटेंड एरिया में आ गई, जो मतलब जिनको लुप्त होने का खतरा बना हुआ है जिनके ऊपर, उनको बचा सकते हैं। अब इसी में एक वर्ड आता है आपका क्रायो प्रिजर्वेशन, ठीक है ना, क्रायो प्रिजर्वेशन। तो क्रायो प्रिजर्वेशन को क्या कहते हैं, इसमें क्या होता है, जो ये थ्रेटेंड स्पीशीज है ना, जिनके ऊपर हो सकता है कि भैया भविष्य में ये कहीं पूरी तरह से लुप्त ना हो जाए, तो इनके गैमेट्स को प्रिजर्व किया जाता है। तो इनके गैमेट्स को प्रिजर्व करेंगे तो उससे फिर आगे प्रजनन डेवलप करेंगे, ठीक है। तो गैमेट्स ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज, जो जिन पे खतरा मंडरा रहा है, उनके गैमेट्स को प्रिजर्व करते हैं और वायबल और फर्टाइल कंडीशन में उनको लंबे समय तक रखते हैं, ठीक है, कि मतलब वो जब कभी भी अगर फ्यूचर में ज़रूरत पड़े कि उनके गैमेट्स को आपस में फ्यूज़ करवाना पड़े किसी से, तो फ्यूज़ करवाया जा सकता है। तो गैमेट मतलब सही रहेगा, ठीक है, खराब नहीं होगा। तो ये क्रायो प्रिजर्वेशन के थ्रू किया जाता है। एग्स को भी हम फर्टिलाइज करा सकते हैं इन विट्रो से, आप समझते हैं, आर्टिफिशियल मीन से, ठीक है ना, आर्टिफिशियली हम एग्स को भी फर्टिलाइज करा सकते हैं। और प्लांट्स की अगर मैं बात करूँ तो प्लांट्स को टिश्यू कल्चर मेथड, कुछ टिश्यूज़ निकाले, उन टिश्यूज़ को दोबारा से प्रोपोगेट किया तो टिश्यू से ही नया पौधा बन जाएगा। तो प्लांट्स को इस टाइप से किया जाता है। अब सीड को भी हम लोग प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं, उसके लिए सीड बैंक, ठीक है ना, आपने पोलन बैंक पढ़ा होगा अपने स्टार्टिंग के चैप्टर्स में। सीड बैंक होते हैं जहाँ पे सीड को रखा जाता है, जब कभी नेचुरल फेवरेबल कंडीशन हुई है, जब कभी हमें उसको आगे प्रोड्यूस कराना हुआ, प्रजनन बनानी हुई, तो हम सीड बैंक से उस सीड को यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। तो अब ये सारे तो हमारे INC2 और XC2 हो गए। इसी में जो है, अब देखिए, अब भैया बायोडाइवर्सिटी इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो ये एक ले दे कि हमारी कंट्री इसमें कुछ पहल करे, दूसरी कंट्री ना करे, तो नहीं है। इसको ऑल टुगेदर पूरे ग्लोबल एरिया में सारी कंट्रीज़ को मिलकर के कुछ ऐसे एफर्ट्स करने पड़ते हैं जिनसे कि हम बायोडाइवर्सिटी को बचा सके, कंजर्व कर सके। तो इसी में हमारे 2 समिट्स आपकी बुक में मेंशन है। एक है अर्थ समिट, बेटा अर्थ समिट कहाँ हुआ था, रियो डी जेनेरियो में हुआ था। ये कहाँ है, हमारा साउथ अफ्रीका में है, और 1992 में हुआ था, ठीक है ना, रियो डी जेनेरियो, ये 1992 में हुआ है। और इसमें बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना है करके इस बारे में सारी कंट्रीज ने आपस में सहमति दिखाई थी, और कैसे किया जाएगा, क्या किया जाएगा, इस पर बहुत अच्छे विस्तार से चर्चा भी हुई थी। अब इसी में वर्ल्ड समिट आता है, ये अर्थ समिट, वर्ल्ड समिट, ठीक है ना, अर्थ समिट वही अर्थ का ही होगा, वर्ल्ड समिट भी कहीं ना कहीं सेंस सेम है। तो वर्ल्ड समिट जोहानिसबर्ग में हुआ था, ये जोहानिसबर्ग का है, साउथ अफ्रीका में है, और ये 2002 में हुआ था, आपको पता होना चाहिए। आपका जो अर्थ समिट है 1992 में हुआ है, और आपका जो वर्ल्ड समिट है ये आपका 2002 में हुआ था। इसमें 190 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था, और इसमें हुई थी बात चर्चा किस चीज़ को लेकर के, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट से आप क्या समझते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज सच टाइप ऑफ डेवलपमेंट where without interfering the demand of the present, okay, we can use the resources at the present time बट विदाउट इंटरफेयरिंग द फ्यूचर जनरेशन, यानी कि फ्यूचर जनरेशन को बगैर इंटरफेयर करें, उस पर कोई भी मतलब आँच ना आए, और हम आज भी किसी भी चीज़ को अच्छे से यूज़ कर सकें, और कल के लिए भी बचाएं, मतलब अपनी आने वाली जनरेशन के लिए भी हम बचाएं। आज तो यूज़ कर ही रहे हैं, बट हमें अपनी आने वाली जनरेशन के लिए भी बचाना है। इस टाइप का जो डेवलपमेंट होता है उसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं, जिसमें कि हमारी आज की ज़रूरतें भी पूरी हो जाए, पर साथ ही साथ हमारी आने वाली भविष्य के लिए भी, आगे की पीढ़ियों के लिए भी कुछ बचे, ठीक है ना, उनके लिए भी पर्याप्त बचे। तो ऐसे डेवलपमेंट को कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ओके। तो इस पे भी वो 190 कंट्रीज जो थी उन्होंने आपस में बात करी, और ये कहा कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2010 तक करीब हम इस दिशा में सब मिलकर के अच्छा काम करेंगे, ठीक। तो ये यहाँ पे बेटा आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। सो बायोडाइवर्सिटी, आई होप आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। आप इस चैप्टर को रिवाइज करिए, ये बहुत अच्छा स्कोरिंग चैप्टर है बेटा, आपको इसमें से अच्छे मार्क्स आप
ला सकते हैं एग्जाम में। ओके, सो सम ऑफ द चैप्टर्स लेफ्ट, तो जल्द ही मैं कोशिश करूँगी और चैप्टर्स की भी आपको वन शॉट दे पाऊँ।